आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बटन दबा के और बेल आइकॉन दबा के, और साथ में वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो समाचार ये है कि गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में सलीम वास्तिक जी के ऊपर कातिलाना हमला करने वाला जो दूसरा शख्स था, यानी कि मोहम्मद गुलफाम, वो भी एनकाउंटर में मारा गया। दोनों भाई थे, एक था मोहम्मद ज़ीशान जो परसों मारा गया, और मोहम्मद गुलफाम वो कल रात में मारा गया। तो मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद गुलफाम दोनों जो हैं वो 72 हूरों को प्यारे हो गए। अब जो कुछ भी वो करना चाहते थे, वो शहादत देना चाहते थे या वो गाज़ी बनना चाहते थे। गाज़ी और शहीद में आपको फ़र्क पता होगा। गाज़ी वो होता है जो काफिर को मार देता है, और शहीद वो होता है जो स्वयं मर जाता है। तो पहले ये गाज़ी बनना चाहते थे। गाज़ी बनने के लिए उन्होंने सलीम वास्तिक के ऊपर हमला किया, क्योंकि सलीम वास्तिक उनके हिसाब से काफिर हो गया था, और काफिर होने के साथ साथ वो गुस्ताख भी हो गया था। तो काफिर और गुस्ताख इन दोनों ही वाजिबुल कत्ल है, ख़ासतौर से गुस्ताख। तो गुस्ताख को वाजिबुल कत्ल मानते हुए, वाजिबुल कत्ल का जो सिद्धांत है वो ये है कि कोई भी, हर एक को ये अधिकार है कि इस तरह के गुस्ताख की वो हत्या कर सके। क्या शानदार मज़हब है भाई। लेकिन योगी जी का मामला जो है वैसे भी नेक्स्ट लेवल ही है, नेक्स्ट लेवल है, इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि बाकी सब जगह आप देखते हैं कि ये हमारे शिया भाई इकट्ठे हो के और बवाल कर रहे थे और मातम मना रहे थे। कुछ जगह पीसफुल, कुछ जगह थोड़ा एजिटेटेड। खैर कोई ऐसा समाचार तो नहीं आया। थोड़ा इन्होंने बदमाशी श्रीनगर में अवश्य करने का प्रयास किया था, उसके अलावा ऐसा कोई समाचार नहीं आया कि भाई इन्होंने कोई तोड़ फोड़ की या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ कोई नुकसान किया। लेकिन बगैर मतलब रास्ता रोके बैठे हुए थे साहब यहाँ लखनऊ में। तो आज योगी जी की पुलिस ने इनका इंतज़ाम कर दिया और इनको लाठी चला के, लाठी भांज के, पता चला कि 2 मिनट नहीं लगे। वही लोग जो ये कह रहे थे कि हाय खमेनी हम न हुए, कि अगर हम होते तो हम इजराइल और अमेरिका के सामने खड़े हो जाते और तुमको कुछ नहीं होने देते, वो भाई साहब 2 मिनट लाठीचार्ज नहीं सह सके और तुरंत गायब हो लिए। बिल्कुल ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। तो ये हमारे योगी जी का स्वैग है, ये तो मानना ही पड़ेगा। इसमें तो कोई कहने सुनने की गुंजाइश नहीं वैसे भी। और जो लोग देख रहे थे, जो लोग बहुत इस समय सहानुभूति में हैं ईरान के साथ में, उनके लिए भी ये सबक है, क्योंकि ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईरान शिया है और उसने एक नहीं, 2 नहीं, पूरे आप ये समझ लीजिए लगभग 12 देशों पर हमले किए हैं उसने, 12 देशों पर। तो उसने तो इस पूरे मामले को एक तरह से वर्ल्ड वॉर का रूप देने का प्रयास किया है। और उसके अलावा उन्होंने एक आज मल्टीपल वॉरहेड वाली जो मिसाइल चलाई उन्होंने इसराइल के ऊपर, वो तो इतनी ख़तरनाक थी कि भाई तेल अवीव में इजराइलियों के भी थोड़े जो दिल थे वो दहले कि भाई ये भी है क्या इनके पास में भी। और ये कह रहे हैं कि साहब कि हम तो अभी अपने पुराने जो स्टॉक है उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं।
ईरान कह रहा है कि हम अपना पुराना स्टॉक एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अभी जो नए वाले हैं लेटेस्ट वो तो हमने बाहर ही नहीं निकाले। उधर हमारे ट्रम्प अंकल जो हैं वो अपनी लंतरानी हाँकते रहते हैं, उनको और कुछ समझ में ही नहीं आता, वो तो अपनी लंतरानी में है कि साहब हाँ बस हम तो जो है 19वीं सदी का अमेरिका हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। 19वीं का नहीं, अब 20वीं सदी का जो है पूरा जस सब जगह अमेरिका का राज होगा, जो भी अमेरिका की बात नहीं मानेगा हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। हाल ये कि अमेरिका को भागना पड़ा है वहाँ गल्फ ऑफ ओमान से जान बचा के। जब से तेल अवीव पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ ईरान का, वो मल्टीपल वॉर हेड वाली मिसाइल का, पता चला कि वो जो उनका इब्राहिम लिंकन जो गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा हुआ था वो खिसक के नीचे चला गया बिल्कुल अरेबियन सी में। वही इनकी जो भी मैक्सिमम रेंज है बताते हैं 2500 किलोमीटर्स, उससे दूर निकल जाओ, उससे दूर निकल जाओ, क्योंकि अगर पास रह गए तो पता नहीं ये क्या करेंगे, मामला तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा फिर तो इस समय स्थितियां जो हैं बड़ी नाजुक हैं। और भारत की वैसे देखा जाए तो परेशानी तो है, भारत को परेशानी तो नहीं है, परेशानी तो है। गैस की सप्लाई 50% से ज़्यादा यहाँ से आती थी, लगभग 60% गैस सप्लाई यहीं से आती थी। अब वो नहीं आएगी तो दिक्कत तो होनी ही है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इज़राइल की तरफ से एक ऐसा इंडिकेशन आया है जिसको लेके पूरा का पूरा विश्व हतप्रभ है, क्योंकि इज़राइल कह रहा है कि भाई सारा जो एयर डिफेंस है हमारा, अब हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे। तो वो जो इज़राइल के जो स्पोक्समैन थे जिन्होंने ये कहा, तो उनसे लोगों ने पूछा कि भाई आपके पास इतनी कैपेसिटी कहाँ है, कि नहीं अब इंडिया हमारे साथ है और इंडिया के 140 करोड़ लोग जो है वो ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे और पूरी दुनिया में बेचेंगे हमारी तरफ से। तो आप ये देख सकते हैं ना कि जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी इज़राइल क्यों गए और मोदी ने इज़राइल के साथ क्या बात की कि मोदी के वापस आते ही युद्ध शुरू हो गया। तो भाई मोदी ने वहाँ पर जाके ये टर्की जैसे जो देश है ना, इनको वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने का काम कर दिया। अब टर्की जो है वो 3-5 नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, बोल ही नहीं रहा बीच में। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि टर्की की घेराबंदी कर दी। टर्की की घेराबंदी करने के साथ साथ जो आगे की जो बात चलानी है, हमारी आईमेक की बात चलानी है, वो आईमेक की बात मुकम्मल कर ली। आईमेक की बात मुकम्मल करने के साथ साथ जो हमें अपनी एयर डिफेंस के लिए जो हाई एंड डायरेक्ट एनर्जी वेपन चाहिए, जिसको आयरन बीम बोलते हैं, जो आयरन बीम वाला वेपन है, उसका भी इंतज़ाम कर लिया। फिर 4 ऐसी मिसाइल्स जिसमें रैम्पेज हम पहले यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद एयर लोरा और 2 और मिसाइल्स हैं उसी क्लास की, उन सबको भी हम अपने यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हो गए। तो मामला तो नेक्स्ट लेवल का ही हो गया भाई। अब नेक्स्ट लेवल के मामले में फिर आगे क्या होगा देखते रहेंगे हम। बात और भी है, इज़राइल के साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं उसकी वजह से जो सारे के सारे जो हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो अरब कंट्रीज़ भी हमारे साथ खड़े, अरब कंट्रीज़ भी साथ में खड़े, इज़राइल भी साथ में खड़ा है। इज़राइल के साथ होने से यूएस भी ज़्यादा 3-5 नहीं कर सकता। चाइना की हालत होगी ख़राब, चाइना की हालत ख़राब होने के बाद में फिर और कुछ बचता नहीं। चाइना अब देखिए कि अब वो नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहा है कि भाई ईरान से कह रहा है, ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो, क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ खोलने से सबसे बड़ा फ़ायदा चाइना को होना है। इस समय सबसे बड़ा नुकसान भी उसी का हो रहा है, क्योंकि बाकी लोगों का तो जैसे भारत का लगभग 20% तेल जो है वो आता है वहाँ से, 20 से 30% गल्फ कंट्रीज से, लेकिन चाइना का तो 50-60% आता है वहाँ से, 40% तो अकेले वहाँ ईरान से आता है। और ईरान से वो अपना सिस्टम जो है वो चालू रखना चाहता है, लेकिन ईरान इस स्थिति में नहीं है कि कुछ कर सके उसके लिए। चाइना की स्थिति बहुत ही ख़राब है, और चाइना के तो अब 2 चोक पॉइंट हो गए भाई। चाइना के मलक्का वाला चोक पॉइंट है, अब उसको डर लगने लगा है कि यार यहाँ पे ये हो सकता है तो फिर कल को मलक्का में भी हो सकता है। इस समय यदि इस पूरी स्थिति में सबसे अधिक हानि किसी की हुई है जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो वो चाइना की ही हुई है। चाइना के हालात इस बुरी तरह से ख़राब हो चुके हैं
कि उसको ये नहीं पता चल रहा कि क्या होगा। जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने रूस से नेगोशिएट कर लिया, ये समाचार आ गए, रूस से नेगोशिएट कर लिया कि जो भी शॉर्टफॉल हमारा यहाँ हो रहा है वो रूस उसको पूरा कर देगा। वो भारत के पास सारे सिस्टम्स हैं, वो रूस से पूरा कर लेगा। ऊपर से मज़े की बात यह है कि जो यूरोपियन देश हैं वो कह रहे हैं यूक्रेन से कि भाई ये जो रशियन पाइपलाइन आती थी यूक्रेन को, इसको ठीक करो, इसको अलाउ करो, जिससे कि जो रशियन ऑयल पाइपलाइन से आ रहा था वो इससे वापस चालू किया जा सके। अभी कुछ दिनों में ये रशियन गैस की भी यही बात करेंगे। क्यों? कि जो अल्टरनेट थे वो सारे बंद हो गए। ईरान इतनी जल्दी फोल्ड होने वाला नहीं है, ये सभी को पता होना चाहिए। और रेजीम चेंज के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड करने की औकात यूएस की है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, वो टेररिस्ट ग्रुप्स को वहाँ पर इनकरेज करेगा, टेररिस्ट ग्रुप को उसको फंड करेगा, कहीं कुर्दिस्तान वाले ग्रुप्स को फंड कर देगा, कभी ये बलोच वाले जो ग्रुप्स हैं इनको फंड कर देगा। लेकिन ये सब भी जो हैं वो केवल पेरिफेरी में ही इम्पैक्ट कर सकते हैं। ईरान बहुत बड़ी कंट्री है, इसलिए भाई यूएस ईरान में फंस गया है और इजराइल मस्त है और भारत भी मस्त है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।